मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे और वीकेंड भी गुजारने की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीकेंड अच्छा अंदाज में आपने गुजारना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से वीकेंड थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि हफ्ता और इतवार दोनों दिन की हमें छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं होती। बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर में भरपूर अंदाज में आप वीकेंड गुजार सकते हैं, फैमिली को आप वक्त दे सकते हैं और खुद को अगले हफ्ते के लिए अच्छे तरीके से एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव तरीके से अपना ये जो वीकेंड है, ये 2 दिन है, ये अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो जनाब, ये मैंने आपको कह दिया है, लेकिन आपने बाहर नहीं जाना है, तो इसका खास तौर पर ख्याल रखना है। बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो इंसानी सेहत के लिए विटामिन डी का होना बहुत ही लाजमी है। इसकी बदौलत जहाँ इंसान का जिस्म मजबूत रहता है, वहीं कई बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% आबादी विटामिन डी की कमी के बायस किसी न किसी बीमारी का शिकार है। इंसानी सेहत के लिए विटामिन डी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मुल्क की पहली विटामिन डी अकेडमी का इफ्तिताह भी कर दिया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में काम करेगी। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोगों को घरों तक महदूद रहने का कहा जा रहा है, तो हम में से कई लोग इस दौरान अपनी खुराक पर काफी तवज्जो दे रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। तो अपने नाजरीन की रहनुमाई के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदू कर रखा है माहिर ग़िज़ायात हैं मोइना बेग को। उनसे जानते हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। मोइना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, सबसे पहले तो बताइए विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है और इसकी कमी हमारी बॉडी के लिए कितनी नुकसानदेह है? अच्छा, अभी मैं सुन रही थी आप विटामिन डी के बारे में बता रही थी। हाँ। ना, असल में विटामिन डी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमारे इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, उसको विटामिन डी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, जो काफ़ी नोन भी है पॉपुलेशन में, कि जो कैल्शियम को इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, वो विटामिन डी है। अब आप कैल्शियम जितनी भी ले रहे हैं, अगर आप वो एब्जॉर्प्शन में उसकी हिंड्रेंस आ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बोन पेन, मसल पेन जो रैंडमली हम लोगों को रह रही होती है, वो ये होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुकी होती है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये होती क्यों है, इसकी कमी क्यों होती है, क्या वजूहात है बुनियादी? हाँ, अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगी थी कि एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड लास्ट डेकेड में बहुत बढ़ गई है। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान है, इसमें आप देखें रिसेंट रिसर्चेज हैं, कराची बेस्ड है, लाहौर बेस्ड है, आप जितनी भी रिसर्च पब्लिश देखती है ना, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में। हम डेली बेसिस पे जब पेशेंट्स की लैब कराते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट कराते हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसकी मैं आपको रीजंस जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो नंबर 1 ये कि जो डाइटरी फैक्टर्स हैं विटामिन डी के लिए, वो ऐसे हैं जो हमारी कुजीन में बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपको विटामिन डी जो बहुत थोड़ी अमाउंट में डाइट से मिलता भी है, वो फिश, फैटी फिश से, कैवियर, फिश एग्स जो है उनसे मिलता है, मशरूम से मिलता है, एग योक में होता है। तो आप देखें कि ये, और इनमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है जितना हमें चाहिए। हाँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंडली, जो विटामिन डी का सिंथेसिस है, वो सनलाइट एक्सपोजर है। जब यूवी लाइट आपके स्किन को हिट करती है, तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। अब इसमें हमारे पास, जो हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारे पास मल्टीपल इश्यूज हैं। सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि हमारी जो स्किन टोन है, टाइप ऑफ स्किन है, जिस तरह हम थोड़े डार्क स्किन पीपल हैं, तो इसमें एक हार्मोन होता है मेलानिन, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और वो उसको विटामिन डी का एक्सपोजर ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट चाहिए लाइट स्किन पीपल से। और होता ऐसा है कि हम, एक तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता, मल्टीपल रीजंस की वजह से। आप देखिए बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाते, खवातीन ऐसी हैं जो बाहर नहीं जाती। फिर ये कि आपकी कवरिंग हमारी ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल बेसिस ऐसी होती है कि हम सिर्फ फेस और हैंड्स, आर्म जितनी होती है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो विटामिन डी की सिंथेसिस बहुत कम है। फिर ये कि फियर ऑफ डार्कनिंग जो बहुत कॉमन है, कि धूप पे नहीं जाना और धूप से बचना है और सनस्क्रीन यूज़ करनी है। तो अब ये जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, जो SPF 15 है, वो भी विटामिन डी की सिंथेसिस को 97%
रोक देता है। 97% मीन्स कुछ विटामिन सिंथेसिस नहीं हो रही। फिर लैक ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि आप थ्रू विंडो विटामिन डी नहीं ले सकते, आपको डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए, आपको कितना एरिया स्किन का एक्सपोज करना है, आपकी ड्यूरेशन कैसी है, ये बहुत मतलब इसके डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा हैं जो हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। फिर अगर हम थर्डली देखें एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये है कि हमारी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, तो यूवी लाइट की जो हम तक एक्सेस है वो ये स्मॉग और एयर पोल्यूशन की वजह से वो भी इफेक्ट होती है। एक डाइटरी फैक्टर जो मुझसे मिस हुआ है वो मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि हम क्योंकि देखिए हमारी मेजॉरिटी पीपल जो है वो वीट 3 टाइम रोटी खानी है, मतलब सैलड्स कम, फ्रूट कम, तो वीट में जो फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है ना वो भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अच्छा, तो अगर आप फैक्टर्स क्लब करें तो देखें कि हमारे पास उसकी सिंथेसिस के हिंड्रेंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम सनलाइट का एक्सपोजर उस तरह से नहीं ले रहे, लेट से अगर ले भी रहे हैं तो उसकी राइट नॉलेज के, जैसे हमारा इतना हार्ड वेदर है, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा ईयर, तो हम जो निकलते भी हैं तो हम सनस्क्रीन और सनग्लासेस के साथ निकलते हैं, और सेकेंडली अगर हम सन बाथ लेते भी हैं तो हम मतलब हमारी जो स्किन टाइप है उसके लिए विटामिन डी सिंथेसिस करना और भी मतलब डबल द टाइम रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने मेंशन किया। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें आप तो आपको लगेगा कि हर बंदा ही विटामिन डी डेफिशिएंट है। हालांकि विटामिन डी डेफिशिएंसी से बच्चों में, बड़ों में बोन प्रॉब्लम्स, मस्कुलर पेन, इम्यूनिटी कम होना, ये इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो उसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कमी हो रही है विटामिन डी की? अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा है कि आपको बोन पेन रहती है, ऑफन मस्कुलर पेन रहने लग जाती है, और फिर मल्टीपल और चीज़ें, जैसे आप बच्चों में अगर देखें तो उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, या इवन अब ये तो हुआ जब आपको नॉर्मल लोगों का बता रही हो, जैसे आपको लगता है कि मेरी बोन पेन है या मेरी बोन वीकनिंग है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, आप रात को सोते हैं, रेस्टलेसनेस है, टेटनी है, जैसे मतलब रात को आपको टांगों में बेचैनी हो रही है, अक्सर लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो है कि जो अगर आपको पास पेशेंट आता है, जैसे हमारे पास आता है, तो आप एकदम विटामिन डी टेस्ट करा लें, क्योंकि हमारे पास ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि विटामिन डी 3 को आप देख सकते हैं कि आपके लेवल्स कैसे आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि हम ऐसा है कि डाइट में हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को, अवेलेबिलिटी फैक्टर्स को, एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स को, मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं। तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन है जो कि बहुत मेरे ख्याल में अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसकी बोन पेन है या उसको ऐसे फील आती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है, अब गिरते हैं बच्चे बहुत जल्दी फ्रैक्चर कर लेते हैं किसी दूसरे की वजह, हीलिंग बहुत स्लो है वुंड हीलिंग, तो आपको चाहिए विटामिन किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिले, अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं और उसकी सप्लीमेंटेशन करें। तो क्या मोइना ये विटामिन डी का टेस्ट भी करवाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है, आप जो है वो विटामिन डी 3 है जो आपका टेस्ट में अवेलेबल होता है, तो उसकी रेंजेस आपको पता चल जाती हैं कि जैसे आपके कितना होना चाहिए, आपका 40 सपोज आपका मिनिमम होना चाहिए, लेकिन पेशेंट आपके पास आ रहे 11-20 ऐसी रीडिंग्स लेके, तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर जैसे हम इसका यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है, तो आप उसकी डोज है जिस तरह से बना लेते हैं कि 2000 इंटरनेशनल यूनिट से आप शुरू करते हैं वीकली बेसिस पे। ठीक है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वो ट्रीटमेंट आप इस तरह नहीं बता सकते क्योंकि पेशेंट के और काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है डाइट में तो आप इन दोनों को कंबाइन करके दे सकते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी इकट्ठे, ताकि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी साथ ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन अपटेक अच्छी है। तो अगर हमारी डाइट फिर किस तरह की होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन कौन से फल का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, और साथ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए फिर हमें? अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो हम डाइट है ना उसमें फल सब्जियां, इनमें विटामिन डी जो है ना वो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है। ठीक है, आपको फैटी फिश में मिलेगा, आपको ऑर्गन मीट्स में मिलेगा, कलेजी जैसा बीफ, ऑर्गन मीट में आपको मिलेगा विटामिन डी, फैटी फिश में मिलेगा, एग योक में प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल हो गया, इवन ऑलिव ऑयल में एडेड होता है। बस हमारे कंट्री में डेफिशिएंसी है कि क्योंकि विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत कम होती है डाइट में, तो यूजुअली जिस तरह गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज उन्होंने ऐसा किया होता है कि फोर्टिफिकेशन की होती है कि आप जो अवेलेबल करा रहे होते हैं कोई सप्लीमेंट, सीरियल्स, मिल्क, इसमें उसमें विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन कर देते हैं।
हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा है कि आप जितना भी ऐसा ऑयल यूज करते हैं, चूज करते हैं जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट है, आप अपने वीक में इस तरह से करेंगे जब जब आपने लेना है। जैसा इवन फिश, क्योंकि हम कहते हैं कि बिल्कुल विंटर्स में लेनी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गर्मियों में लें, बस फ्राइड ना लें। और उसको जैसा फिर एक और ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपने वेट रिडक्शन पे आना है, आप एग योक बंद कर देते हैं। अच्छा। हालांकि हाँ, ये आप बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लोग एग वाइट्स ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है। तो ऐसा है कि योग जो है वो 1 पर डे बिल्कुल सेफ है। और आप जिस तरह 7 डेज ऑफ वीक में से 4 to 5 डेज होल एग लेते हैं, तो एग योग में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हमें साइड बाय साइड करने चाहिए। और सपोज अगर आपको ऐसे किसी को भी ऐसे फील होता है कि उसकी बोन पेन बढ़ रही है, मस्कुलर वीकनेस हो रही है, या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो जरूर अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवा लें और अपनी सप्लीमेंटेशन कर लें। उसका बड़ा ईजी सा वे है। ठीक है। और ये सारी डाइट ठीक करने से और मिनरल्स और ये जो हम लोग विटामिन्स खाते हैं, इसकी वजह से हमारी मुकम्मल तौर पर ये डेफिशिएंसी जो है ये पूरी हो सकती है, ये कह रही है डेफिशिएंसी इसका हाँ जी, डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। क्योंकि हम जितना बैलेंस रखेंगे विटामिन्स का, मिनरल्स का, आपको पता है जितनी बैलेंस डाइट होगी उतना ही इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन जो लोग कोई ना विटामिन्स खुद से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है या पहले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर आप कांटेक्ट करें तो ये बेस्ट है। क्योंकि आप खुद से देखिए, आप रैंडमली आपको आइडिया नहीं होता कि वैल्यूज क्या हैं। जिस तरह आप सपोज अगर मुझे लगता है कि एक बंदा माइल्डली डेफिशिएंट है, तो मैं उसको 6 वीक्स के लिए विटामिन डी लिखती हूँ और उसके बाद चेक कराती हूँ तो मैं बिल्कुल लिखती हूँ। कुछ में डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप जब अननोइंगली ट्रीटमेंट अपना ये सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते। सेकेंडली ये है कि पेशेंट का बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि पेशेंट की बाकी कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, और कोई और मेडिकेशन है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, वेट कैसा है। फिर ये एक फैक्टर है। जब हम जैसे वेट लॉस के पेशेंट बहुत देखते हैं, तो जब आप अगर फैट रिडक्शन वाली मेडिसिन यूज कराते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो पेशेंट में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही होती है। क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमारे 4 ऐसे विटामिन हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो फैट बॉडी से निकालने में हेल्प कर रही होती है, उसमें होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। तो वो फिर हम ऐसा करते हैं कि जब आप फॉलोअप्स पे आते हैं तो उनके विटामिन डी किस तरह से उनकी मेडिसिन के साथ ऐड कर देते हैं। जिस तरह मॉर्बिड ओबीज है, खाली डाइट से फर्क नहीं पड़ा। तो ये मतलब इतनी वैरायटी ऑफ पेशेंट्स है कि आप सबको देखते हैं, एसेस करते हैं, फिर आप उनकी टेस्ट कराते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस होता है, और फिर आप उनके लिए राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट चूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बंदा जिस स्पेशलिटी में हो, आपको उससे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। मोइना, मुझे बताइए कि क्या बच्चों में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या उनको भी यही डाइट प्लान चाहिए या उनके लिए अलग होना चाहिए? अच्छा, बच्चों में जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉज करती है। बच्चों में एक डिजीज है रिकेट्स, जिसमें आपकी बोन्स मिसशेपन हो जाती हैं। बिल्कुल। बोर्ड लेग्स उन्हें कहते हैं। तो वो बच्चों की बोन्स जिस टाइम डेवलप हो रही होती हैं, उस टाइम हमें बहुत कैल्शियम चाहिए और उसकी अपटेक करवानी है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। तो बच्चों का ऐसा होता है कि एक तो ये कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में हम ये कहते हैं कि जब आप 6 मंथ्स तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिशिएंट होती है, आयरन और विटामिन डी। तो 6 मंथ्स पे आपको वीनिंग शुरू करा देनी चाहिए। तो बच्चों का ऐसा होता है कि जब वीनिंग शुरू कराते हैं तो सेरेलैक्स और इस तरह की फूड्स देते हैं, जैसे एग से देना शुरू कर दिया 6 to 8 मंथ्स पे, फिर किसी फॉर्म में मीट देना शुरू कर दिया। तो वो जितनी रिक्वायरमेंट बच्चों को चाहिए होती है। फिर ये है कि बच्चों को आप बहुत अच्छा सन एक्सपोजर दे सकते हैं, और उसमें इतना ही होता है कि आप उनको फुल बॉडी सन एक्सपोजर दें, उनको बाहर लेके जाएं और डाइट एडिशन करते रहें। तो फिर ये है कि क्योंकि वो बॉडी उस फॉर्म में होती है, बोन्स फॉर्मिंग फेज में, तो उसकी अपटेक एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी होती है। छोटे छोटे स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। बच्चों में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका बच्चा है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जैसे कि शिकायत करता है कि इसकी बोन में पेन है, या सपोज गिरता है और फ्रैक्चर करा लेता है, या आपको लगता है कि इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, तो उसके भी विटामिन डी लेवल जरूर चेक करा लें। क्योंकि ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्स की इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। क्या बच्चों की भी सप्लीमेंट्स हैं मोइना? बिल्कुल ऐसे हैं, बच्चों के बिल्कुल अवेलेबल है विटामिन डी। ऐसे
विटामिन डी कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप तोड़ के मिल्क में, उनके जूस में, वाटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो लेकिन डोजेज अगेन बच्चों में जो डोजेज होती है किसी भी मल्टीविटामिन की, सिरप की, किसी भी चीज़ की, वो बिल्कुल उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनकी करंट डाइट के अकॉर्डिंग, वो किस मिल्क में है, इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बच्चों को अगर आपको लगता है कि, मतलब मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स में, कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही, मतलब ये अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा पीछे है, या इसको वीकनेस फील होती है, या उतना एक्टिव नहीं है, ज़रूर चेक कराएं। मल्टीपल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जैसे एनीमिया बच्चों में बहुत कॉमन है, इस तरह मतलब रूल आउट करने में विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। और वो जो बोन डिफॉर्मिटी है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ायात थी। मोइना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया और आपने जो भी टिप्स दी हैं मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सुन ली होंगी और इस पर अमल दरामद कीजिए। ख़ास तौर पर अपना जो डाइट प्लान है उसको बहुत अच्छा कीजिए, बच्चों का भी और ख़ुद का भी, ताकि आगे रमज़ान भी आने वाला है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो उसमें आप की डेफिशिएंसी जो है मिनरल्स की या विटामिन्स की वो पूरी हो जाए। यह वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात करते हैं मोहलिक वायरस के हवाले से, जिसने हम सबकी जिंदगी मुहाल कर रखी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा भी देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो शहर में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1484 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। सुबह भर में अमवात की तादाद 6485 तक पहुंच चुकी है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इकदाम भी जारी हैं और लापरवाही करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अवाम की जानिब से मिलने वाला रिस्पॉन्स इंतहाई ही अफसोसनाक है। शहर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, लेकिन कुछ अस्पतालों से वैक्सीन चोरी की शिकायत भी आ रही है। कोरोना वायरस के हवाले से शहर में क्या सूरत हाल है, शहर में ऑक्सीजन की कमी की खबर भी सामने आ रही है, इनमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल, है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, हम देख रहे हैं ये एक स्कैंडल सामने आया है कि लाहौर के 10 अस्पतालों में वैक्सीन चोरी होने का, क्या वजह है इसकी? हमारे नाज़रीन को ज़रा डिटेल में बताइए। देखिए मुनीबा, ये वैक्सीन जब आई थी बेसिकली तो आई थी कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं, हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लगाई जाए। बिल्कुल। और इसी बिना पे सबसे पहले जो वैक्सीन थी हॉस्पिटल्स को फ्राहम की गई, ताकि जिसमें डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जेनिटोरियल सर्विसेज के जितने भी हैं और जो भी हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं उन सबको लगाई जाए। इसकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी। ठीक है। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन किन लोग, कुछ डॉक्टर्स ने करवाई, कुछ ने ना करवाई, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन टोटली तकरीबन लाहौर को 56,000 जो वैक्सीन थी, लाहौर के 25 जो सेंटर्स बनाए गए थे शहर के मुख्तलिफ छोटे बड़े हॉस्पिटल्स, उन्हें उन 25 सेंटर्स में 56,000 जो वैक्सीन थी ये प्रोवाइड की गई फर्स्ट मतलब डोज के फर्स्ट मरहले में। लेकिन उसमें फिर अभी कल तक हमारे पास जो इतला थी कि उसमें से जो रिकॉर्ड मौजूद है वो तकरीबन 45 से 46 हज़ार वैक्सीन का रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें से तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो वैक्सीन है उसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और 56,000 से जो वैक्सीन जो रिमेनिंग है वो सिर्फ तकरीबन 1,000 है, जो अभी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कुछ चंद सौ पड़ी है। हाँ। लेकिन अब चूंकि खबर भी लीक हुई, हमने देखा कि कुछ बाअसर अफराद की वीडियोस भी सामने आई मुख्तलिफ जिना हॉस्पिटल्स में। एक फिर निजी घर में की वीडियो एक सामने आई थी, फिर सर्विस हॉस्पिटल के सामने आई, तो जिसमें ये देखा कि वहाँ पे ऐसी खवातीन को वैक्सीन लग रही हैं जो कि मतलब उस एज लिमिट में आती ही नहीं। ठीक है। बेसिकली वैक्सीन फर्स्ट मराहिल में जो लगानी थी, एक तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, उसमें तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन ओवरऑल जो आम शहरी थे, जो आम लोग थे, वो थे 60 प्लस के अफराद को लगनी थी। लेकिन हमने जो फुटेजेस में देखा कि उसमें ऐसे यंग लोग थे जो कि उस एज ग्रुप में फॉल ही नहीं करते थे, उनको भी जो वैक्सीनेशन थी लगाई गई। लेकिन फिर उसके बाद तहकीक करने से पता चला
कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर मुबैना तौर पे ये जो वैक्सीन थी ये बाअसर और अहम शख्सियात को लगाई गई, कुछ को यहाँ पे लगाई गई, कुछ को घरों में जो टीम में भिजवा के जो पैरामेडिक्स है वो भिजवा के लगाई गई। तो उस हवाले से फिर क्योंकि 2-3 दिन से पहले तो ये मतलब खबर, बिलाल ये कह सकते हैं कि क्या ये वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के तर्ज का स्कैंडल है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल आप कह सकती हैं, क्योंकि अभी उसमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन्होंने बेसिकली नाम लिया था कि मैंने अपनी वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से लगवाई है, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी साहब से पूछा कि भाई ये आपने लगवाई है, वो कहते हमने नहीं लगाई। तो मतलब वो चूंकि अभी ट्रायल वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ट्रायल वैक्सीन तो जो बेसिकली जो होती है वो आपके विद इन आपके प्रेमिसेस ही लगती है, तो वो तो किसी के घर में जाके लग नहीं सकती। लेकिन वो एक उनकी स्टेटमेंट थी, इनको फिर कुछ हद तक यूनिवर्सिटी ने भी डिसएग्री किया। तो ये इस तरह के मामला थे फिर। लेकिन अब ये देखें कि अब हेल्थ प्रोफेशनल्स अभी बड़ी तादाद जो है ये वैक्सीन से महरूम है। अब वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल नहीं रही, और कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपने फैमिलीज़ को या इधर उधर जितने भी थी ये वैक्सीन लगवा ली। और उस हवाले से कल जो फिर जब ख़बरें मंजर आम पे आई तो तहकीकात हुई, तो फिर कल ऑडिट टीम ने सर्विसेज हॉस्पिटल का भी विजिट भी किया, तमाम रिकॉर्ड उन्होंने अपनी तहवील में लिया, देखा कि किस किस को लगी है, किस किस को नहीं लगी। अब वहाँ पे तकरीबन 5600 फर्स्ट डोजेस थी वैक्सीन की, तो फिर उन्होंने उसको सारा जांचना शुरू किया, तो उसमें भी पता चला तकरीबन इवन के सारा डेटा फिलअप करने के बाद भी तकरीबन 200-250 वायल्स थी जिनका रिकॉर्ड फिर भी नहीं मिल रहा था, गायब है, मतलब नहीं मिल रहा था। मतलब ये है कि आपने सब कुछ करने के बावजूद भी आपसे रिकॉर्ड मुरतब नहीं हो सका। तो इसकी वजह ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं था हुकूमत की जानिब से, महकमे सेहत की जानिब से, ऐसी लग रही थी हर चीज। देखिए मुनीबा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चेक एंड बैलेंस। देखिए जब वैक्सीन आई तब हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर भी एक स्टिग्मा था, वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं लगवानी, तजब्जुब का शिकार हमने देखा और उसमें तकरीबन कोई 50% लगा रहे थे, 50% ने बिल्कुल कह दिया था हमने नहीं लगानी। अच्छा, वैक्सीन फिर अवेलेबल थी, फिर ये हुआ, ये मेरी ओपिनियन है, फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि आप मतलब अब हेल्थ प्रोफेशनल तो लगा नहीं रहे, फिर उन्होंने मुख्तलिफ अपने यारों दोस्तों को कॉल करनी शुरू की कि जनाब आपने लगवानी है तो आप लगा लें। मतलब इस तरह का भी कुछ 1-2 इश्यूज हुए हैं। तो मतलब फिर उन्होंने कहा कि जब आप वैक्सीन आई है तो इसकी यूटिलाइजेशन की जाए। तो मेरे पर्सपेक्टिव से यही हुआ। तो फिर उसके बाद फिर इसका जो मिसयूज होना शुरू हुआ, क्योंकि जब डॉक्टर्स की एक तादाद ने थोड़ा हेजिटेट किया वैक्सीन लगवाने से, फिर उसके बाद वैक्सीन का जो थोड़ा सा मिसयूज था वो फिर इस सेंस में हुआ। लेकिन इस हवाले से महकमा सेहत ने अब कोई अपना ये मौक़िफ़ अपनाया है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब जिस हमने जिस तरह खबरें भी हाईलाइट्स की, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसके तमाम इसका ऑडिट है ये करवा रहे हैं, और तमाम तरह जो रिकॉर्ड है तमाम हॉस्पिटल से मंगवा लिया गया है। लेकिन ये किसी एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये शुरू हुआ था सर्विसेज से, फिर उसके बाद जिना से, फिर मजंग से। मजंग की बात करें, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल बिल्कुल हैं। ये तो 3 है। फिर उसके बाद कल मजीद कोई 7 हॉस्पिटल्स के अंदर जब पता किया तो उनके पास भी रिकॉर्ड मुरतब नहीं था। जब आपके पास इवन के आपने वैक्सीन तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाई भी हो, जब आपके पास रिकॉर्ड मुरतब नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा आपके पास कितनी वैक्सीन है, कितनी अवेलेबल है, कितनी लगाई गई है, तो उसके अंदर भी शकूक व शुबात आएंगे। तो यही मामला अभी भी चल रहा है। यहाँ तो हस्पताल इंतजामिया ने इसको मैटर को सीरियस नहीं लिया, यहाँ तो फिर उन्होंने अब देखे ना, जिस तरह अब मजंग हॉस्पिटल में 350 से ज्यादा तकरीबन 500 वायल थी जो कि खराब हो गई। किस वजह से जी? उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया। अब हॉस्पिटल्स के अंदर समटाइम ये होता है कि जब बैकअप पे जनरेटर ऑन नहीं करते, तो इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिस पे वैक्सीन ने महफूज रहना है। तो वो भी वहाँ पे यही आलम हुआ। अब देखें, पता नहीं उन्होंने जानबूझ के किया या उन्होंने उसका मिसयूज कर दिया था या उसके उन्होंने वैक्सीन कहीं और को दे दी। ये सारी बातों में अभी तहकीकात चल रही है। और अभी ये जो खराब होने का मसला है, ये सिर्फ मजंग हॉस्पिटल में ही आया है या बाकी भी कहीं आया है? देखिए मंदीबा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो खराब इस वजह से हुई थी कि जब महकमा सेहत की जो वैक्सीनेशन टीम वहाँ पे गई, उसने देखा कि उसका जो एक तो फ्रिज बंद था, फिर उसके अंदर वैक्सीन का एक अपना एक होता है जो महलूल होता है, उसका कलर होता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। तो फिर उन्होंने इंडिकेट किया कि जनाब हमें लग रहा है कि ये वैक्सीन का टेम्परेचर आउट होने की वजह से और फ्रिज इनका नहीं चल रहा, तो ये ख़राब हो गई हैं। तो फिर इस तरह देखें, ये बेशतर हॉस्पिटल्स हैं, जब सम टाइम आप थोड़ी सी इसमें नेग्लिजेंस कर लें, रात जाते हो, सिर्फ आप एक बटन फ्रिज का बंद कर दें, सो वो वैक्सीन उस टेम्परेचर पे नहीं रहेगी। तो वैक्सीन नहीं, तो क्या महकमा सेहत की जानिब से गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि इसको किस तरह प्रिजर्व करना है, किस तरह इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है? देखिए मुनीबा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वैक्सीन आने से पहले भी हम ये सुन रहे थे कि -80 पे रखा जाएगा,
एक वैक्सीन है फाइजर की और एस्ट्राजेनेका की, ये बड़े हाईली टेम्परेचर पे होती है। ये अभी हम पाकिस्तान में जो वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं ये है साइनोफार्म चाइनीज़ वैक्सीन। इसका टेम्परेचर को इतना ख़ास हाई नहीं है, ये 2 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान आप रख सकते हैं। लेकिन फिर जब आप फ्रिज ही बंद कर देंगे और या उसको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे या समटाइम बिजली का शॉर्टफॉल आता है और आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर भी ये इंसिडेंट्स हो सकता है। तो इसमें जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है तो महकमा सेहत की ने क्या गाइडलाइंस दे रही है, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है अब उन्होंने लोगों को देनी है। अब महकमा सेहत ने मतलब उनको इंडिविजुअली तो नहीं देनी, तो मतलब दे भी सकता है, लेकिन ये कि ये एक बंदे को खुद की भी सोचना चाहिए कि एक अब इस वक्त हम किस अफरा तफरी का शिकार है। अब हमारे यहाँ तो वो कंसेप्ट नहीं है वैक्सीन का लगाने का ना, लेकिन अगर आप एडवांस कंट्रीज में जाएं तो लोग तो वैक्सीन के पीछे मतलब बिल्कुल है कि बड़े जज्बाती हुए हैं, बड़े जज्बाती हैं। वो तो उनको तो पता चल जाए कि वहाँ पे अगर वैक्सीन लग रही है या मिल रही है तो वो तो जनाब सुबह उठ के सबसे पहले बगैर ब्रेकफास्ट किए वहाँ पहुँच जाएंगे, पहले जाके वैक्सीन लगवाएं। तो अब क्या हुकूमत क्या एक्शन लेगी, इस पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए मुनीबा, ये थोड़ा सा एक लेंथी है क्योंकि जब तक इनकी तमाम का ऑडिट नहीं होगा और तमाम का रिकॉर्ड जब तक चेक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि कल सर्विसेज हॉस्पिटल में ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। अब वो महकमा सेहत को भी जाएंगे और फिर उसके बाद ये वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल की जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जिनकी शिकायत हैं इन तमाम को चेक किया जाएगा ताकि इसके अंदर जो भी पिलफरेज हुई है या जो भी मिस यूज़ हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सके और फिर असल इसके जो मुजरिम हैं उनको जो है सज़ा दी जा सके। क्योंकि असल में ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे खासकर हॉस्पिटल्स में, ये जिनका जो हक बनता था डॉक्टर्स का, उनको उनका हक मिलना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखें कि सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर हमने एक रिपोर्ट दी थी 3 दिन पहले कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में 110 से ज़ायद डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो उसकी वजह ये कि आजकल आप देख रही हैं कि जितनी तीसरी लहर में स्ट्रेन बढ़ रहा है, पेशेंट्स इतनी रफ्तार से जा रहा है। बिलाल इधर से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा जो नया स्कैंडल सामने आया है, वैक्सीन चोरी हो रही है, देन उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज का भी सामना हमें करना पड़ रहा है, कितनी सदाकत है इस चीज में और कितनी खतरनाक है ये चीज आने वाले वक्त में? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि ऑल्दो हम के बहुत फख्र से कहते हैं कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं 95% कम अज कम, लेकिन जब भी कोई ऐसा वक्त मुल्क पे आता है, चाहे वो कोई भी आफत आए, चाहे कोई कोरोना हो या डेंगू हो, तो उसके साथ ही ये इस किस्म के स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये अल्लाह ताला जब आजमाइशें डालता है तो वो यही देखता है कि हम लोगों की किस कदर मदद करते हैं, और उस वक्त हमारा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम जितनी भी रहमतें अपनी समेट सकें वो समेटें। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं कि हम सौदागर ज्यादा बन जाते हैं और इंसान कम हो जाते हैं, और उसमें हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग करनी है, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे वो वैक्सीन का मामला है जो आप डिस्कस कर रहे थे बिलाल के साथ। तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं जो बिलाल ने कहा कि इतने ज्यादा सर्विस हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फेक्ट हुए हैं, तो मैं एक आपको अच्छी चीज ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब चाइना में ये वबा आई थी तो 3000 के करीब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की जान चली गई थी। अब पिछले 1 साल में चाइना में हार्डली कोई हार्ट हेल्थ केयर मरा तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, किसी की जान जाना बहुत दूर की बात है। उसकी मेन वजह यह है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट किया। देखिए सबसे ज्यादा मेरी अपनी ड्यूटी है, अगर मैं आईसीयू का रोज राउंड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं आईसीयू के इंट्यूबेशन भी करता हूँ, तो मैं अगर खुद अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जल्दी में जाके कोताही में जाके मास्क भी प्रॉपरली नहीं पहनूंगा, मेरे पास प्रॉपर मास्क भी नहीं होगा, प्रॉपर किट भी नहीं होगी, या अगर है तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ग्लव्स, तो या डी ग्लविंग करने का ये पूरी एक साइंस है। और चाइना ने ये बड़ा क्लियरली शो कर दिया कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं इनकी अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि वो अगर चीजें पड़ी भी हैं तो वो आलकस में नहीं पहनते। तो इसमें तो देखें अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को तो एक रोल मॉडल होना चाहिए कि अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि फ्रंट लाइन ही जब आपकी रोड हो जाएगी
तो आपने क्या जंग लड़नी है इस वायरस के साथ। बिल्कुल इसलिए मैं समझता हूँ और गवर्नमेंट को फौरी तौर पे देखें, ये जो ऑक्सीजन है ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। चीनी पे अगर हम इतनी सरखपाई कर सकते हैं जो कि एक सफेद जहर है, तो ये जिंदगी बचाने की चीज है। इस पे क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल हम करते? सीधा गवर्नमेंट सीधी एक नोटिफिकेशन करे कि इतनी छोटे सिलेंडर की कीमत है, इतनी बड़े सिलेंडर की, और उसको इन्फोर्स कराए। जो नहीं करता उसको जेल में डाले, तो देखें ये कल प्राइस सही हो जाएगी। जब तक सजा और जजा नहीं होगी ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसी को तो गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नमेंट नाम ही गवर्नेंस का है कि गवर्नेंस करें, और गवर्नेंस इस वक्त गवर्नेंस का टेस्ट है कि वो किस तरह इंश्योर करते हैं कि कंट्रोल रेट पे थोड़े से प्रॉफिट के साथ ये चीजें मरीजों को और अवाम को दस्तयाब हों। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ये करेगी और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द उनको ये इसका प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं सर कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और हमें नजर भी आए। तो मुझे ये बताइएगा सर, हम पहले वेट कर रहे थे कि कोरोना के जो इलाज है वो वैक्सीन है, वैक्सीन आएगी वो लगेगी तो शायद हम इससे बच सकेंगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन अब जो है वो वैक्सीन चोरी भी हो रही है। अब उसके बाद वैक्सीन खराब होने का मसला भी सामने आ रहा है। तो ये किस साइड पे हम जा रहे हैं? ये हमारी अपनी गफलत है? देखें, कोरोना को पाकिस्तान में आए हुए हमें साल से ज्यादा हो गया हुआ है। तो हमें ये तो जब कोरोना 2019 में आया था वुहान में दिसंबर में, तो हमें पता था कोरोना ने पाकिस्तान आना है और हमें वैक्सीन आनी है। तो हमें ये चीजें बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी कि वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या होगा, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, गवर्नमेंट परचेजेस कैसे होंगी, वैक्सीन का स्टोर। देखें, इसमें गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को बजाय हर जगह पे ये हो, गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनना चाहिए। गवर्नमेंट हर किस्म की, चाहे वो रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक है, चाहे वो कैंसिनो है, चाहे कोई ये खरीदे, इसको स्टोर करे और गवर्नमेंट बेचे आगे। ये मैकेनिज्म बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर प्राइवेट में भी हॉस्पिटल्स में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है तो रेगुलेटेड तरीके से जाए, वरना तो ये हॉस्पिटलों की चोरी होके वहां बिकनी शुरू हो जाएगी, तो फायदा क्या हुआ? तो मैं आपको इसका यही कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को पूरा एक महकमा बनाना पड़ेगा इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए और इसकी सप्लाई चेन के लिए। ये जो इस वक्त महकमे हैं ये नहीं कर सकेंगे। ये एक सेपरेट, जिसमें कॉमर्स का बंदा भी हो, हेल्थ का भी हो, जिसमें कोल्ड चेन का भी हो, सप्लाई चेन का भी हो, ये, और जिसमें FIA टाइप की एजेंसियों का हो जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, फिर ये काम होगा कि इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इस पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फौरी तौर पे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और नहीं तो ये तो इस तरह होगा कि ये लीकेजेस भी होंगी और ये कोल्ड चेन के बगैर खराब भी होंगी वैक्सीन। तो अनफॉर्चुनेट चीज है, और इसका मैं समझता हूँ इतनी महंगी चीजें मंगवा के अगर हम उसको, इस वक्त सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि अगर हम वैक्सीन के साथ देखें। ठीक है सर, आप यही कह सकते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है वो अच्छे तरीके से निभा ले, और अब ये जो सारे स्कैंडल सामने आया उस पर वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। फिलहाल आपने भी पूरी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे आप? हुकूमत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर? जी बिल्कुल ज़ैनब, मुनीबत देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज़रूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाना ना, गवर्नमेंट को पहले ही कोल्ड चेन मेंटेन करना, फिर उसके साथ आप दूसरे ऐसे लोगों को ले जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमने मतलब एक रैंडमली वैक्सीन आई एज इट इज़ उसको हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर दिया। देखिए, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अपना एक प्रेशर था। पहले लोड ये था कि ICUs की शॉर्टेज है, बेड्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की जो पर्सनल जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी शॉर्टेज थी, फिर उसके बाद ये वैक्सीन का मसला था। तो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बोझ वाकई उनके लिए एक बड़ा जो था ना, ये ज़्यादा था। तो उसी वजह से इसकी लीकेज और ये पिलफरेज के ये जो मामला हैं ये पेश है। तो इसमें बेसिकली अब जब चूँकि अब तमाम हमारी जितने भी पॉपुलेशन है सबको लग रही है, तो इस हवाले से हमें ये एक एग्जांपल सेट करके अपना नेक्स्ट जो रोड मैप है उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसमें तमाम जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको उसमें डालना चाहिए ताकि इसकी लीकेज से, इसकी ख़राब होने से इस वैक्सीन को बचाया जा सकते। मुझे मोहम्मद बिलाल बताइए, अस्पतालों पे इस वक्त कितना ज़्यादा दबाव है? वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, बेड्स हमारे पास मौजूद हैं वाफिर मिकदार में?
नहीं मुनीबा, हम ये देखें, ये जो तीसरी स्ट्रेन जो आई है ये इतनी ख़तरनाक है कि अब पहली और दूसरी वेव में ये था कि हॉस्पिटल में वो लोग आते थे जो स्टेबल होते थे या क्वारंटाइन के लिए आते थे। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तीसरी वेव इतना टाइम नहीं दे रही। हॉस्पिटल्स में वो लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि मोस्ट या नियर क्रिटिकल होते हैं, जिनको फौरी तौर पे ऑक्सीजन की या उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फिर नेक्स्ट है स्टेप है बाई पाइप का और वेंटिलेटर्स का, उसकी ज़रूरत होती है। अब हॉस्पिटल्स के अंदर पूरे शहर लाहौर के अंदर जो वेंटिलेटर जो मुख्तस किए गए हैं ये तकरीबन कोई मैक्सिमम 600 और 700 के दरमियान है। ठीक है। और हमारे लाहौर सारे अस्पतालों में, हाँ जी, मिला के पूरे लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी के लिए कितने वेंटिलेटर्स हैं? 600 से 700 के दरमियान। और जो ऑक्सीजन बेड्स हैं ये तकरीबन 1200 से लेके 1400 बनते हैं। अच्छा। अब ये देखें, ऑक्सीजन बेड्स मिला के वेंटिलेटर्स मिला के आईसीयू के बेड्स हमारे पास बन गए 2000। तो हमारे पास पेशेंट्स की जो तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो लोग, जिस तरह आपने देखा कि सिलेंडर्स लोगों ने घरों में मंगवा के रख लिए हैं, घरों के अंदर ही जो ट्रीटमेंट है ये शुरू किया जा रहा है, उसकी भी कई अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस वजह से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हॉस्पिटल्स कभी भी, ये तो हम तो एडवांस कंट्रीज भी हॉस्पिटल्स के मेयार या उनके वेंटिलेटर्स के मेयार को वो मुकम्मल नहीं कर सकती। हम तो फिर एक जो है एक ठीक है। मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि जनाब SOPs का खास तौर पर ख्याल रखिए ताकि आप भी खुश रहें, आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपके जो चाहने वाले हैं वो भी सेहतमंद रह सके। और इस मूजी वबा से हमने लड़ना है, हमने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो SOPs का खास तौर पर ख्याल रखिए। मुझे दीजिए यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कौमी हीरो से जो हमेशा पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करते रहते हैं। मार्शल आर्ट से राशिद नसीम का कौमी हीरो कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया जाने वाला रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया है। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचकू कैटेगरी में चाइनीज कुंगफू मास्टर को शिकस्त दे दी है। इस तरह मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम के रिकॉर्ड की तादाद 65 हो गई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की कहानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम। राशिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। राशिद, सबसे पहले तो मुझे बताइए जो हालिया आपने रिकॉर्ड बनाया है इसके हवाले से हमें बताइएगा। रिकॉर्ड किस तरह बनाया, कितना वक्त लगा इसको मुकम्मल करते हुए और कितना मुश्किल था ये? बिल्कुल जी, ये ननचक्कू है, बेसिकली ब्रूसली का बड़ा मशहूर ज़माना ये वेपन है। मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया था ब्रूसली ने और उसके बाद ये पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल हुआ था वेपन। तो इस जो वेपन के अंदर जो है सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है इस वक्त जो है वो मेरे पास है। तो इसमें जब मोहम्मद अली सतपारा का जब मुझे पता चला कि उन्होंने जो है कोहे पहमा जो है हमारे उन्होंने जो है वो सख्त सर्दी के मौसम में जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है वो इस K2 के ऊपर उन्होंने जो है वो झंडा लहरा दिया था और वापसी पर उनकी जो है वो लापता हो गए थे। तो उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि जो है वो जो कौम के जो ये हीरो है इसको जो है खराज तहसीन पेश किया जाए। और मैंने फिर एक प्रोग्राम बनाया, बाकायदा तौर पर मैंने जो है मोहम्मद अली सतपारा के लिए जो है ये आलमी रिकॉर्ड उस वक्त अटेम्प्ट किया था, जिसमें मैंने चाइनीज मास्टर को शिकस्त दी थी, जिसमें बॉटल के दरमियान में ताश के पत्ते रखे हुए थे। 1 मिनट में 14 मरतबा जो है इसको रिमूव करना था। अच्छा। और मैंने कामयाबी के साथ जो है 19 मरतबा जो है वो रिमूव किया और चाइनीज जो मास्टर थे उसको शिकस्त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ये रिकॉर्ड है मेरा मंजूर हो गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जिस कौम के हीरो के लिए एक रिकॉर्ड बनाया था उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उसकी खिदमात को सलाम पेश करने के लिए जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और राशिद, आप तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं और बनाई भी जा रहे हैं, तो हमें बताइए एक रिकॉर्ड बनाने में कितनी देर लगती है और कितना मतलब मुश्किल होता है? देखिए जी, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हर रिकॉर्ड का अपना एक क्राइटेरिया होता है, हर रिकॉर्ड की अपनी शराइत होती है। तो
उस हिसाब से हर रिकॉर्ड की जो मेहनत है और हर रिकॉर्ड का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता है। कभी किसी रिकॉर्ड पर 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी 5 महीने भी लगते हैं, कभी 6 महीने भी लगते हैं। बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि एक ननचक्कू का ही एक रिकॉर्ड था जिसमें मैंने दोनों हाथों में ननचक्कू को पकड़कर टारगेट पर हिट करना था 1 मिनट में 497 टाइम। तो उसके बाद मैंने वो रिकॉर्ड जो है अमेरिका के पास था, मैंने 557 टाइम जो है वो ननचक्कू को हिट किया था। तो वो इस रिकॉर्ड की तैयारी में मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा लग गया था। अच्छा। तो बाज रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन असल चीज होती है कि आपके अंदर कितना फोकस है, आप कितना ज्यादा जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, कितना, मतलब बात यह है कि सीधी सी के आपको हिम्मत नहीं हारनी होती किसी भी मौके पर, क्योंकि बाद मर्तबा रिजल्ट जो है वो 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद आते नहीं है। तो आप मुसलसल लगे रहते हैं, एक ही चीज पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद कहीं जाकर जो है एक रिकॉर्ड आपका कंप्लीट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसमें काफी हद तक कामयाब जा रहा हूँ। और मुझे बताइए राशिद के प्लान कैसे करते हैं और आइडिया कहाँ से आता है कि अब मैंने ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, ये वाला रिकॉर्ड बनाना है? देखिए, मार्शल आर्ट में जब हमारे पास क्लब में बच्चे आते हैं और जब हम खुद भी सीखा करते थे, तो मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें पंचेज हैं, किक्स मारना है, ब्लॉक्स करना है, स्टेपिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, पुशअप होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है, उसके अलावा ब्रेकिंग होती है हाथ के साथ, एल्बो के साथ, सर के साथ। तो ये ही तमाम जो कैटेगरीज हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब पेजेस होते हैं, उनकी वेबसाइट है और डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, उनकी बुक्स हैं, वहां से जो है ये रिकॉर्ड सर्च करते हैं। और उसके बाद जो है हम फिर जो है मैं अपने जो मेरी टीम है उसके साथ भी मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे टीचर हैं इकबाल मुर्तजा, उनके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि जी आप हमारे जो नेक्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स है या 4 अटेम्प्ट्स है हमारे, वो ये वाले होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम उस पर वर्किंग शुरू करते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि वो बाज मर्तबा बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने भी लग जाते हैं, बाज दफा 1 साल भी लगता है। लेकिन बस वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने वर्क के ऊपर। और एट द एंड पे आपको हिम्मत किसी सूरत भी नहीं हारनी होती। और छोटी मोटी जो है वो इंजरीज भी होती है बाज दफा, लेकिन हम लगे रहते हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज 65 रिकॉर्ड्स में इंडिविजुअली तौर पर बना चुका हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और राशिद, जिस तरह आप अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हमने सुना है आपकी बेटी भी मार्शल आर्ट्स में काम कर रही है, तो वो भी हमें आगे नजर आएगी, जिस तरह आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं वो भी बनाती हुई नजर आएगी हमें मुस्तकबिल में? बिल्कुल जी, मेरी बेटी है फातिमा, 7 साल की उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर दुनिया की सबसे कम उम्र फीमेल इन ओवरऑल जो है वो मार्शल आर्ट में जो है दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो खिलाड़ी का जो है वो खिताब वो हासिल कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको बीट किया था, और बड़ी मंझी हुई खिलाड़ी थी, उसको शिकस्त दी थी। उसने 211 मरतबा एल्बो स्ट्राइक्स की थी, इंडियन जो एथलीट थी। अच्छा। और फातिमा ने उसके मुकाबले में 242 एल्बो स्ट्राइक्स की थी। तो माशाल्लाह कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। अभी इंशाल्लाह ताला वो दोबारा एक और अटेम्प्ट करेगी। लेकिन मेरा उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा उसको फोकस है मेरा कि वो पाकिस्तान को जो है वो आगे एशियन मुकाबलों के अंदर, सैफ गेम मुकाबलों के अंदर इस तरह जो एज ए फाइटर जो है वो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, और उसका नाम बुलंद, पाकिस्तान का नाम बुलंद करे। तो मेरी कोशिश अभी भी यही है कि मैं उसको इसी राशिद, आप खुद ही उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं फातिमा को? जी बिल्कुल, मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ। मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट। तो मैं वहां पर बच्चों को सिखाता हूँ, और फातिमा भी यकीनन मेरी ही स्टूडेंट है और मुझसे ही सीखती हैं, बाकी स्टूडेंट हैं वो भी सीखते हैं और फातिमा भी सीखती है। तो हमें बताइए आगे कौन सा रिकॉर्ड है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तोड़ने की उसको, और फातिमा आगे कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाली है? देखिए, फातिमा ने 1-2 रिकॉर्ड अभी फोकस किए हुए हैं, वो इंडियन एथलीट के ही हैं। उसमें नी स्ट्राइक का है, एक पेंसिल ब्रोकन का है, तो इस तरह और रिकॉर्ड्स को भी फातिमा फोकस कर रही है। दूसरा सवाल आपने एक और किया था, वो मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने कहा था आप किसकी आगे तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, मैंने देखिए मेरे तो जो है 7-8 रिकॉर्ड जो है हमेशा लिस्ट के अंदर होते हैं। अभी मैं फिलहाल एक किक्स का रिकॉर्ड है, 2000 किक्स मुझे करनी है, दोनों लेग्स के ऊपर 5-5 kg वेट बांधकर। इंडिया का रिकॉर्ड है 2040 आई थिंक किक्स है।
तो मेरा टारगेट है कि 2200 से ऊपर किक्स की जाए। तो मैं आजकल उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो है वो एक केन क्रशिंग का रिकॉर्ड है बाई हैंड के साथ, उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल। और कुछ पंचेस के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी प्रैक्टिस में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि रमजान से पहले जो है वो 2 से 3 अटेम्प्ट मैं मजीद करूंगा, क्योंकि फिर रमजान मुबारक आ जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है वो इतना टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस का, तो फिर उसमें 1 महीना रेस्ट होगा। ठीक है, मोहम्मद राशिद नसीम हमारे साथ मौजूद है, मार्शल आर्ट मास्टर थे और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं आलमी सतह पर मज़े के, और इतने मुश्किल जो रिकॉर्ड्स तोड़कर और जो हमारे बाकी खिलाड़ी होती हैं उनको शिकस्त देकर। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह ये लोग आगे जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आगे बढ़ते हैं और नाजरीन, अब इसमें भला क्या शक है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है कि वक्त तो बस चलता ही रहता है। तो जनाब, चलते चलते हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर आज एक मर्तबा फिर लाहौर के अजायब घर में पहुंचे हैं और आज उनकी मंजिल है गंदारा आर्ट गैलरी। बैरूनी मुमालिक में ये गैलरी सबसे ज्यादा जानी और पहचानी जाती है। तो फिर आइए चलते सुहेल की तरफ। घुमाते चलते फिरते अपने नाजरीन को मुख्तलिफ मुकामात की सैर कराते, मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाते, मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हुए एक मरतबा फिर हम कहते हैं ना कि ज़मीन गोल है तो इंसान जहाँ से चलता है फिर एक मरतबा पहुँच जाता है वहीं पर जहाँ से उसके सफ़र का आगाज़ होता है। तो चलते फिरते एक मरतबा फिर हम अजायब घर में आ गए और आज यहाँ पर आने का मकसद अपने नाजरीन को गंदारा आर्ट गैलरी के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करना है। और आजकल तो वैसे भी कोविड की वजह से मुतअद्दिद जो तफरीही मुकामात हैं बंद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना नाजरीन को घर बैठे ही कुछ सैर वैर करवा दी जाए, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं मुख्तलिफ मुकामात के हवाले से वो फराहम की जाएँ। तो ये सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। आज हमने सेलेक्ट किया है गंदारा आर्ट गैलरी को। क्या शानदार गैलरी और कैसे कैसे शानदार नवादरात इस गैलरी की जीनत हैं। नाजरीन को बताता चलूँ कि गंदारा का नाम तो उन्होंने बहुत सुना होगा। गंदारा एक इलाके का नाम था जो 6वीं सदी कबल अज़ मसीह के दौर में समझ लें कि पेशावर, बुनेर, सवात, मालाकंड, ये तमाम इलाके जो थे वो गंदारा का खिता कहलाता था। फिर ये हुआ कि वक्त बदलता गया, यहाँ पर कभी सिकंदर आज़म के पाँव पड़े, कभी शाका के पाँव पड़े, कभी बल्खी ख़ानदान जो है वो हुक्मरान बना, और फिर 11वीं सदी में यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई थी पहली मरतबा। अब उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ से खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ, तो बेशुमार गंदारा तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले नवादरात सामने आए, बट ना तजर्बेकारी की बिना पर बहुत से नवादरात जो हैं वो ज़ाया भी हुए, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी कलेक्शन जो है वो लाहौर के अजायब घर में मौजूद है। बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आपको कैसे कैसे यहाँ पर नवादरात हैं। इससे पहले हमारे साथ डायरेक्टर लाहौर अजायब घर एजाज़ मिनहाज साहब मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। मुसलसल देखने में आ रहा है कि अब इस गैलरी में भी कुछ मुझे नए नवादरात दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल ये देखने में आ रहा है कि अच्छी खासी पेशरफ्त हो रही है गैलरीज़ की रेनोवेशन के हवाले से, मुख्तलिफ दूसरे स्टेप्स वगैरह उठाए जा रहे हैं। तो आइंदा के क्या प्लान्स हैं आपके? गंदारा गैलरी में आप देखें कि शुरू जब हम करते हैं तो गंदारा की पैदाइश से लेके उसकी वालदा मलका जो थी, गंदारा जो बुद्ध हैं हमारे पास, बुद्धा जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, ये इनकी वालदा मलका थी। बाप जो थे बादशाह थे उस ज़माने के, उनकी पैदाइश से लेके डिस्प्लेस पे चीज़ें हैं, ओरिजिनल आर्टिफैक्ट हैं। और फिर आप आगे देखें कि उनकी पैदाइश किस तरह से होती है, उनका बचपन किस तरह से होता है। हमारे पास तो एक इस तरह का पत्थर पे आर्टिफैक्ट भी मौजूद है जिसको हम क्लेम करते हैं, लाहौर म्यूज़ियम ये क्लेम करता है कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट बैट है। और क्रिकेट बैट का, क्रिकेट के खेल का आगाज़ बुद्धा ने किया, पाकिस्तान ने किया, हमारी सिविलाइजेशन ने किया। या अगर क्रिकेट नहीं भी था तो क्रिकेट से मिलता जुलता खेल वो ज़रूर था, क्योंकि उसमें मैंने खुद देखा है नाजरीन कि उसमें एक बैट नुमा एक चीज़ दिखाई देती है, एक बॉल नुमा चीज़ है, और कुछ जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं वो कहीं खेलने कूदने के लिए जा रहे हैं। राइट सर? वेरी वेरी राइट। और इसको देख के जो फॉरनर आते हैं, जो हमारे अपने बच्चे आते हैं, जब हम उनको ये चीज़ बताते हैं अपनी सिविलाइजेशन के बारे में, तो बड़े फैसिनेट होते हैं, बड़े खुश भी होते हैं।
बिल्कुल सही बात सर। इजाज़ साहब से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। चलते चलते आगे चलते हैं, इजाज़ साहब भी हमारे साथ ही आएंगे। शब्बल जुल्फ़ी हैं आज मेरे साथ, और शब्बल जुल्फ़ी की बैक साइड पे एक स्टूपा दिखाई दे रहा है। पहले मैं शब्बल से यही कहता हूँ कि उसको दिखाए। नाज़रीन, ये जो बुद्धों की इबादत गाहें होती थी, ये स्टूपा उनमें पाया जाता था। ठीक है जी, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट किया है। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन जाते जाते नाजिया हसन की आज 56वीं सालगिरह है और उनकी मुनासबत से हमने उनका एक जो बहुत ही मशहूर गाना था डिस्को दीवाने, वो आपको सुनवाना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।